टॉपिक था वो था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे पैदा होता है? ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की सेकंड टाइप है। जैसे कई कंपाउंड है, फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, आयरन पाइराइट। इसका नॉर्मल फार्मूला जैसे ये फेरिक आयन, सल्फाइड आयन H2 नेगेटिव, देन फेरिक Fe2 फेरस, देन सल्फाइड, ये है फेरस सल्फाइड। जब 2 पॉजिटिव हो तो फेरस, जब 3 पॉजिटिव होगा तो फेरिक। ये इसकी आइडियल स्ट्रक्चर है जो होनी चाहिए, जो मैं बना रहा हूं। मतलब अगर एक फेरस है तो एक सल्फाइड है तो रेशियो 1:1 आ जाएगी और न्यूट्रल रहेगा कंपाउंड। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा और नेट चार्ज 0 है। जैसे ये देखो, इसमें 6 फेरस आयन बनाए हैं, 6 सल्फाइड आयन बनाए हैं। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो बैलेंस्ड है। सम टाइम क्या होता है, जैसे यही कंपाउंड में 3 फेरस अपनी जगह छोड़ के निकल गए, ठीक है जी। अगर 3 फेरस निकल गए, एक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया कम और 6 नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो जितना कम हुआ उतना बैलेंस होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा कंपाउंड। उसके लिए क्या होता है, फेरस की जगह 2 फेरिक आयन आ जाते हैं। फेरिक आयन होता है Fe3 पॉजिटिव। अब ये 2 फेरिक आयन आ गए, टोटल चार्ज कितना आ गया, 6 पॉजिटिव। मतलब चार्ज बैलेंस हो गया। +6 कम हुआ था, +6 ही ऐड हो गया, बट गिनती का फर्क पड़ गया। पहले 3 फेरस निकले हैं 3 लैटिस साइड से, उसकी जगह 2 फेरिक आयन सिर्फ आए हैं। इसका मतलब एक जगह पे क्या कमी होगी आयरन की, तो इससे क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी होगी। जो पहले दोनों 6 थे, अब ये 5 रह गए हैं और सल्फाइड जो है वो 6 ही हैं, तो इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया इस तरीके से। सो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की सेकंड टाइप थी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जो हम करने लगे हैं वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में किसी क्रिस्टल में उसकी लैटिस में आप कोई और एलिमेंट ऐड कर दो या कोई और आयनिक कंपाउंड ऐड कर दो तो वो इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब जैसे कोई क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का है, आपने उसमें सोडियम क्लोराइड की बजाय थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो होगा क्या, जैसे जहां पे सोडियम होना चाहिए था, नॉर्मली ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, सोडियम, क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ऐसे स्ट्रक्चर को हम रिपीट करते जाएंगे तो पूरी 3D लैटिस बन जाएगी इसकी। अब जब ये लैटिस ये बनी हुई है, मान लो आपने नमक है इसको पिघला दिया, जब इसको पिघला दिया तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, स्ट्रोंशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है। अगर आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड थोड़ा सा ऐड कर दोगे जब पिघले हुए, तब सॉलिड स्टेट में नहीं होगा ये, तो 2 सोडियम निकलेंगे, उसकी जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन बैठ जाएगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। दोनों पे 1 पॉजिटिव है, टोटल 2 पे 2 पॉजिटिव हो गया। तो मान लो ये 2 सोडियम आयन की जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन आके बैठ गया। क्लोराइड तो क्लोराइड की जगह उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो पहले भी क्लोराइड था, अब भी क्लोराइड है। तो इससे क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड कर दी आपने। ये आयनिक कंपाउंड में इम्प्योरिटी ऐड की है। आयनिक कंपाउंड में जब आपने इम्प्योरिटी ऐड की तो क्या हुआ, आप देखो उसमें वैकेंसी पैदा हो गई। मतलब 2 सोडियम निकले, 1 स्ट्रोंशियम आया, तो 1 वैकेंसी पैदा हो गई। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, जिसमें किसी चीज के क्रिस्टल में आप दूसरा कंपाउंड या दूसरा आयनिक साल्ट ऐड कर दो तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी लैटिस साइड पे बैठ जाएगा और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। ये ना आयनिक सॉलिड में। आप जो लास्ट टॉपिक आपका ये है वो है, अगर कोवलेंट सॉलिड हो और कोवलेंट सॉलिड में हम इम्प्योरिटी ऐड करें तो फिर क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स।
कोवलेंट सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन का, सपोज करो ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाती है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगी ऐसे। तो ये इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। अब जब ये 4 बॉन्ड बनाती है, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड सिंगल हो तो आपको समझाया हुआ है कि 2 एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। मान लो ये सिलिकॉन की, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं। ये एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ऐसे इस तरफ भी एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का। इन दिस साइड आल्सो एंड सभी में ऐसे है, और उसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो इसमें आपको इम्प्योरिटी ऐड कर दो, इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दो। इम्प्योरिटी हम इसमें 2 टाइप की ऐड कर सकते हैं। एक होती जिसमें इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज्यादा हो वैलेंस शेल में, एक होती जिसमें इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम हो। हम दोनों टाइप करेंगे। मान लो आपने आर्सेनिक ऐड कर दिया। आर्सेनिक जो होता है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब ये एक आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये 4 बॉन्ड तो बन गए जैसे पहले हमने बनाए थे। और ये इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाला, वो फ्री रहेगा। उसने तो बॉन्ड नहीं बनाना, क्योंकि सराउंडिंग में सारे सिलिकॉन है। सिलिकॉन के पास बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्होंने अपने अपने 4 बना लिए। इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, पर इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री बच गया। समझ गए? अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकता है, तो ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सिलिकॉन वैसे भी सेमीकंडक्टर है, पर जब आप उसमें इंप्योरिटी ऐड करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसके कारण होगी? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है उसकी मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी होगी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो फिजिक्स में पूरा चैप्टर भी आएगा, पर एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी आता है, इसलिए केमिस्ट्री में भी करना आपने। तो ये क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं है इस सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं, कोई चार्ज नहीं आता। वाई? आर्सेनिक के पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बैलेंस है। समझ गए? पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस है। बस ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और वो मूवमेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हो रही है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसलिए हम इसको एन टाइप बोलते हैं, पर इस पे चार्ज कोई नहीं होगा। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब आप ऐसी इंप्योरिटी ऐड करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। जैसे सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 में है, और आपने इसमें जो इंप्योरिटी ऐड की है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट की ऐड की है, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वैलेंस शेल में, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। ये ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं वो आर्सेनिक ही बोले, कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट देके पूछ सकते हैं अभी ये कौन सा बनाएगा जी, फास्फोरस ही ऐड कर दिया, उसमें भी 5 होते हैं, वो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। अब दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर की टाइप नहीं कर रहे, बस जब जो इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे? देखो, फिर वही एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन है, इसने 4 बॉन्ड बनाने। अब इसकी जगह मान लो मैं ऐसा एलिमेंट डाल दूं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे सिलिकॉन में वैलेंस शेल में 4 है, तो मैं ग्रुप 13 का डाल दूं। ग्रुप 13 के एलिमेंट में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो वैलेंस शेल में है 3s2 3p1 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे गैलियम में है 4s2 4p1 3 इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने इधर गैलियम ऐड कर दिया,
अब गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 बॉन्ड बना लिए। इस सिलिकॉन ने टोटल 4 बनाने थे। तो ये बॉन्ड तभी बनाएगा ना जब गैलियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास तो है नहीं, वहां पर ये खाली जगह मैं शो कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड होल। मतलब गैलियम के एक साइड पे होल बन जाएगा। होल मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा इधर जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, इधर आ गया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा, होल प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अगर इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया यहां पे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा और इस तरफ होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, अब आप देखो ये बॉन्ड तो रहेगा ही 3 तरफ, एक तरफ होल हमेशा रहेगा। तो इसमें जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो खाली जगह उसकी जगह ही पैदा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो उसके इस जगह पर जगह खाली होगी। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी होल की, क्योंकि जहां से बंदा उठेगा दूसरी जगह जाएगा तो जहां से उठा वही जगह खाली होगी ना। तो इसी तरीके से जगह खाली होगी। इसकी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसके अपोजिट क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इस पे चार्ज कोई नहीं है बट मूवमेंट वैसी हो रही, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप यहां पर पॉजिटिव नहीं है, समझिए, चार्ज कोई नहीं है, रहेगा ये न्यूट्रल, बट मूवमेंट इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज जस्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो अगर आप ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड कर देते हो, तो फिर जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पूछ सकते हैं 13 एलिमेंट, इसका मतलब होता है एक एलिमेंट ग्रुप 13 का होगा, एक एलिमेंट ग्रुप 15 का होगा। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम 13 का है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप की है, तो 13-15 कंपाउंड हो जाएंगे। आपको बोले 14-16 या 12-16 कुछ भी बोल दें, एनीथिंग। मान लो 12 लिखा है तो एक एलिमेंट ग्रुप 12 का होगा और एक एलिमेंट ग्रुप 16 का होगा। जो भी लिखे होंगे उन दोनों ग्रुप का एक एक एलिमेंट होगा। तो अब ये जो आपकी थ्योरी है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बेस पे मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाने लगा हूँ। मुझे आज से 3 साल पहले आया था, वैसे कभी नहीं आया तक, पर टफेस्ट एग्जाम हुआ था 3 साल पहले केमिस्ट्री का, मैं वो वाला करवाने लगा हूँ। वो एग्जाम में आया था। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस कि आपका कोई छूटे, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। वो लास्ट न्यूमेरिकल होगा। बाकी अब जितना भी बचा आपने इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, मैं टेस्ट डालूंगा इसके छोटे छोटे, और 3-4 जो चैप्टर हमने किए हैं, जो पहले भी किए थे और जो अब किए हैं, इनके टेस्ट होंगे आपके द्वारा। ये मान लो आपको ये एग्जाम में आया था जो मैं लिख रहा हूँ 0.98 एंड 1, ये आपको कंपाउंड दिया था, एग्जाम में ऐसे था। इसमें उन्होंने बोला था निकल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। अभी आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला है, ये रेशो सेम नहीं ना आ रही, 1:1 नहीं आ रही, कम है, क्योंकि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। क्यों करता है? इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं अलग अलग। उन्होंने पूछा था आप बताइए इस कंपाउंड में निकल 2 पॉजिटिव कितना और निकल 3 पॉजिटिव कितना है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपने ये जो रेशो दी है उसके अकॉर्डिंग ही आयन की गिनती लेनी है। जैसे लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, आयन में उसको 100 ले लिया, एंड नंबर ऑफ निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव, टोटल कितने हैं 98 ले लिए। रेशो वही रही ना 0.98 रेशो 1, वो सेम रहनी चाहिए। इस तरीके से नंबर ले लिया। इसमें हम मान लेते हैं नंबर ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इक्वल टू x। अगर वो x है देन नंबर ऑफ निकल 3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, टोटल 98 है तो 98 माइनस x हो जाएगा।
अब देखो जी, इनमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, जितने 2 पॉजिटिव वाले हैं, +2 वाले कितने हैं? x, उसको उसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस जितने 3 पॉजिटिव वाले हैं, 3 पॉजिटिव वाले कितने हैं? 98 माइनस x। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास इतना आ जाएगा, और टोटल नेगेटिव चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा? हमने 100 ऑक्साइड आयन लिए हैं, एक ऑक्साइड पे होता है -2, तो कितना आ गया? -200। अब फॉर्मूले के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा होता, मैंने नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो वो अलग बात थी, इसमें नहीं गिवन है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। सो इट मींस अगर हम टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव को ऐड कर देंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये लिखेंगे आप 2x प्लस 3 इंटू 98, 294 बन जाएगा, -3x ये वाला -200 इक्वल टू ये 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव का टोटल आ गया आपका 0 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये बन जाएगा 294 माइनस x, ये माइनस का उस तरफ ले जाओ प्लस आ जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ ये माइनस हो जाएगा। तो आपकी x की गिनती कितनी आ गई? 94। x क्या था? निकल 2 पॉजिटिव, इसका मतलब निकल 2 पॉजिटिव आयन कितने हैं? 98 में से 94 हैं, और निकल 3 पॉजिटिव आयन आपके पास कितने हैं? वो थे 98 माइनस x। तो 98 माइनस 94 कर दिया, कितने आ गए? 4। और अगर आपको बोला उन्होंने भी परसेंटेज भी निकालो, तो परसेंटेज कैसे निकालनी? परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, और परसेंटेज ऑफ अगर निकल 3 पॉजिटिव होगी देन इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय टोटल 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। बाकी एक आधा और न्यूमेरिकल है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। पिछले जितने न्यूमेरिकल हैं मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मुझसे पूछ लो। आप में से कोई नहीं पूछता, जैसे आपको दुनिया भर का सारा ब्रह्म ज्ञान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी किस्म की। तो आपको दोबारा ये चैप्टर कराने का टाइम नहीं मिलेगा। आपके फाइनल एग्जाम होने, हर साल पेपर कैंसिल हो गए, फ्री में नंबर नहीं मिलने हैं। सो जितने न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं। 6-7 मार्क्स का ये चैप्टर है ना, उसमें 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने हैं कम से कम, जो मार्किंग की स्कीम आई है, तो वो सारे सॉल्व करने हैं। उसमें से आपको कोई भी दिक्कत है तो आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप कर दो, स्कूल के ग्रुप में भेज दो या मेरे में भेज दो। उसके बाद मैंने टेस्ट लेने हैं। थ्योरी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। विद दिस आवर चैप्टर सॉलिड स्टेट इज कंप्लीट। अगला हिस्सा सिलेबस में नहीं रहा। थैंक यू।